चलिए, जिस तरह हम लोग 5000 प्रश्न का श्रृंखला देख रहे थे, अभी जो है ये अंतिम रिवीजन है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में मात्र 10 से 15 दिन बचे हुए हैं समय। इसमें हम लोग इतिहास, भूगोल, विज्ञान, करंट अफेयर और राजनीति शास्त्र के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। और ये आपका वीडियो का क्रम जो है 7 नंबर का क्लास होगा। इससे पहले हमने आपको जो है 6 तक करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर दिखेगा। अगर आप 50 में से 30 नंबर लाने वाले हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें पक्का होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से। और आज आपका पहला नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है, पहला नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। अगर यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे दोस्तों, मौर्य वंश की बात कर रहे हैं। तो मौर्य वंश का ध्यान दीजिएगा। मौर्य वंश का गठन कब होता है दोस्तों, 322 ईसा पूर्व में जो है इनका गठन किया जाता है। और ये कब तक रहते हैं, तो 185 बीसी तक रहते हैं। ठीक है, तो लगभग बोल सकते हैं 137 वर्षों तक शासन करते हैं कौन, मौर्य वंश। अगर हम लोग यहीं पर बात करेंगे मौर्य वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक की बात करेंगे तो वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हो जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। ठीक है, और वहीं पर याद रखनी है चंद्र मौर्य वंश का अगर अंतिम शासक की बात करेगा तो अंतिम शासक कौन होते हैं, तो याद रखनी है बृहद्रथ। कौन होते हैं, बृहद्रथ होते हैं। और बृहद्रथ की हत्या कौन कर देते हैं, तो इसका सेनापति रहता है, याद रखनी है इनका सेनापति कौन होता है, पुष्यमित्र शुंग। कौन बोलेंगे, पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने जो है इसकी हत्या कर देते हैं बृहद्रथ की। और याद रखनी है मौर्य वंश के स्थान पर इन्होंने किस वंश की नींव डालती है, शुंग वंश की नींव डालती है। तो ये जो है मौर्य वंश का कहानी था, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। मौर्य वंश का याद रखिएगा सबसे महान शासक जो हुए दोस्तों, कौन हुए, अशोक हुए। कौन हुए दोस्तों, अशोक हुए। अशोक याद रखिएगा ऐसा एक मौर्य वंश का महान शासक हुआ जिन्होंने जो है अभिलेख जारी किया। क्या किया, अभिलेख जारी किया। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये जो है याद रखनी है, मगध की मतलब मौर्य वंश की राजगद्दी पर कब बैठे दोस्तों, 269 बीसी में बैठे। ठीक है, और याद रखनी है महज 8 वर्षों के बाद 261 बीसी में इन्होंने क्या किया, कलिंग पर आक्रमण किया। और इसकी चर्चा जो है याद रखनी है, कलिंग की चर्चा हमको 13वें अभिलेख में देखने को मिलता है, अशोक के 13वें अभिलेख में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है। अगर हम लोग जैन साहित्य की बात करेंगे तो इसमें जो है याद रखनी है 12 अंग हुए दोस्तों। उसके बाद याद रखनी है 12 उपांग हुए। क्या हुए, 12 उपांग हुए। 10 इसमें क्या हुए, प्रकीर्ण हुए। क्या बोलेंगे, 10 प्रकीर्ण। 6 छंद हुए, छंद सूक्त हुए। ठीक है, ये सभी चीज ध्यान दीजिएगा। और 4 जो है इसमें क्या पाए जाते हैं, मूल सूक्त पाए जाते हैं। तो ये तो है आपको जानकारी नहीं रखना, लेकिन हमने बताया। और इन सभी को मिलाकर क्या बोला गया, आगम बोला गया। तो जैन साहित्य का बोल सकते हैं समग्र रूप क्या कहलाता है, आगम कहलाता है। राइट आंसर ए हो जाएंगे। यहाँ पर से आपको जो ध्यान दीजिएगा, याद रखनी है जैन धर्म। किसकी बात करेंगे, जैन धर्म। जैन धर्म का संस्थापक कौन हो जाएंगे दोस्तों, ऋषभ देव हो जाएंगे। क्या बोलेंगे, ऋषभ देव हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, 24 तीर्थकर हुए। अगर हम लोग बात करेंगे प्रथम तीर्थकर कौन हुए, तो ऋषभ देव हुए। ठीक है, वहीं अगर बात करेंगे 23वां तीर्थकर को ध्यान दीजिएगा, कभी यार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो पार्श्वनाथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, पार्श्वनाथ। वहीं 24वां तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, महावीर स्वामी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों, महावीर स्वामी हो जाएंगे। याद रखनी है महावीर स्वामी जैन धर्म के बोल सकते हैं वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये सब बात को एकदम गेट बाय हट करनी है। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मुगल काल की बात करेंगे तो मुगल काल की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, बाबर के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है दोस्तों, 1526 ईस्वी में। कौन सा युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध। पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसको हराता है, तो याद रखनी है इब्राहिम लोदी को हराता है। इब्राहिम लोदी को पराजित कर लोदी वंश के स्थान पर कौन सा वंश डालता है, मुगल वंश की नींव डालती है कौन, बाबर। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखनी है, अब जो है याद रखनी है मुगल वंश का जो है सबसे महान शासक कौन हुआ दोस्तों, अकबर। अकबर ने जो है कई सारे कार्य किए, जैसे बोल सकते हैं दास प्रथा को समाप्त किया। बोल सकते हैं दास प्रथा को समाप्त किया। तीर्थ यात्रा पर जो है प्रतिबंध जो था, तीर्थ यात्रा पर उसको भी समाप्त किया। और बोल सकते हैं इन्होंने जजिया कर को भी समाप्त किया। ठीक है, इन्होंने मजहर की घोषणा किया। क्या किया, मजहर की घोषणा किया। इन्होंने एक धर्म चलाया जिसको हम लोग दीन ए इलाही धर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीन ए इलाही धर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है,
उनके बाद याद रखनी है इन्होंने जो है बंगाल और बिहार पर भी अभियान किया। उसके बाद याद रखनी है एक संवत चलाया जिसको हम लोग बोलते हैं इलाही संवत। तो ये सब जो है अकबर से संबंधित था। अच्छा, इसका डेट भी याद रखनी है, दास प्रथा को कब समाप्त किया दोस्तों? 1562 ईस्वी में। यहाँ पर अकबर का अगर कार्यकाल की बात करेंगे तो अकबर का कार्यकाल दोस्तों कितना होता है, ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। 1556 से लेके 1605 तक इनकी कार्यकाल रहता है, ठीक है। तो 1562 में दास प्रथा तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध जो है 1563 में लगाया। जज्जिया पर की समाप्ति 1564 में। मजहर की घोषणा कब किया दोस्तों? 1579 में। एक इन्होंने धर्म चलाया, वो धर्म कब चलाया दोस्तों? 1582 ईस्वी में। एक इन्होंने बंगाल पर अभियान किया, कब किया? 1574-75 में किया। और बोल सकते हैं इलाही संवत चलाया, ये कब चलाया? 1583 ईस्वी में। तो ये सब जानकारी रहनी चाहिए और याद रखनी है। ये बोल सकते हैं कि अकबर जो एक बजाता था जिसको ढोलक का ही रूप होता था, ढोलक के बाद जो होता था नगारा, इस टाइप का होता था। तो नगारा बजाने में कौन निपुण था? अकबर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए नगारा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये याद रखनी है, चौथ के नाम से जाना जाता था। अगर हम लोग बात करेंगे मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन हो जाएगा? शिवाजी। तो शिवाजी ने जो है याद रखनी है, जो इनका मतलब कि अपना इलाका होता था वहां से कोई भी टैक्स नहीं लेता था। लेकिन याद रखनी है इनके बाद वाला जो भी, इनके शहर से बाद वाला जो भी शहर होता था वहां पर बोलता था कि हम जो है यहाँ पर निगरानी करेंगे, इसके लिए आपको जो है टैक्स देना होगा। तो टैक्स के रूप में जो है क्या लेते थे? चौथ। पूरे याद रखनी है 1/4 लेते थे। कितना लेते थे? 1/4, ठीक है। और याद रखनी है शिवाजी के पिताजी किसान थे। याद रखनी है क्या थे? पिताजी किसान थे। और याद रखनी है ये बोले कि हम किसानों के किसान हैं। क्या है? किसानों के किसान हैं, यानी कि बोल सकते हैं सरदेश, एक होता था देशमुख, और ये बोले कि हम सभी देशमुख का सरदेशमुख हैं, इसीलिए सरदेशमुख में जो लेते थे कर 1/10वां भाग लेते थे। ये दोनों एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आगे की बात करेगा, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? मॉडर्न हिस्ट्री में हमने सभी बारे में आराम से एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। अगर दोस्तों आपको ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन करना है तो एक बार वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें कितना कंटेंट हम दिए हैं, ठीक है। ज़्यादा लाग लपेट में नहीं पढ़िए, जो हम बता रहे हैं उसको पढ़िए, आपका एग्जाम बेहतरीन रूप से निकलेगा दोस्तों। एग्जाम में यही सब चीज़ पूछा जाता है, ये नहीं कि ये सीरीज वो सीरीज फलना सीरीज, ये सब जो है दोस्तों विद्यार्थी को मूर्ख बनाता है, हम आपको बता रहे हैं। चलिए अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर छोड़िए ये सब बातें, हम लोग 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? अगर हम लोग बात करेंगे बंगाल जब दोस्तों मुगलों के अधीन हुआ करता था, तो बंगाल दोस्तों याद रखनी है मोहम्मद सारंगीला, क्या बोलेंगे? मुगल शासक हुए मोहम्मद सारंगीला। मोहम्मद सारंगीला के समय जो है बंगाल स्वतंत्र हो गया और बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया? स्वतंत्र शासन की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने किया। किसने किया? मुर्शिद कुली खां ने किया, ठीक है, मुर्शिद कुली खां ने। उसके बाद याद रखनी है मुर्शिद कुली खां के बाद कौन बनते हैं दोस्तों? तो याद रखनी है अलीवर्दी खां। कौन बनते हैं? इसके पहले भी कई बनते हैं लेकिन याद रखनी है अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां ने याद रखनी है, जब मुर्शिद कुली खां जब बंगाल के बोल सकते हैं स्वतंत्र शासन की स्थापना करते हैं तो उस समय जो है ये मुगलों को कर देते हैं। क्या करते हैं? मुगलों को टैक्स के रूप में देते हैं। लेकिन जब अलीवर्दी खां जब बंगाल का नवाब बनता है तो ये मुगलों को कर देना बंद कर देते हैं। मुगलों को जब कर देना बंद कर देते हैं दोस्तों, तो बंगाल में जो है बहुत सारा पैसा बचने लगा, इसीलिए इनके काल को बंगाल का स्वर्ण युग कहते हैं। क्या बोलते हैं? अलीवर्दी खां के समय को बंगाल का स्वर्ण युग बोला जाता है, ठीक है, स्वर्णकाल के नाम से जानते हैं। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपको पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा बंगाल का नवाब था जो कि मुगलों को कर देना बंद कर दिया, तो वो आपका अलीवर्दी खां हो जाएंगे। उसके बाद सिराजुद्दौला के बारे में तो आपको पता होगा, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो याद रखनी है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो ये सभी कहाँ के नवाब थे? बंगाल के नवाब थे, ठीक है। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं पालनी है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुआ, निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। अगर हम लोग बात करेंगे अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था दोस्तों? अखिल भारतीय किसान सभा की अगर बात करेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन दोस्तों 1936 ईस्वी में किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? लखनऊ में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? लखनऊ में। और किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखनी है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। क्या बोलेंगे? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? देखिए एक अधिनियम आया था दोस्तों 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें बोला था कि प्रति वर्ष जो है शिक्षा पर दोस्तों 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। लेकिन याद रखनी है जब 1833 का अधिनियम आया तो इसमें बोला गया कि शिक्षा पर अभी तक 1 भी रुपया खर्च नहीं किया गया है। तो शिक्षा पर जो 1 भी रुपया खर्च नहीं किया गया था, इसका यह कारण था कि अंग्रेजी सेना जो था दोस्तों 2 भागों में विभक्त हो गई थी। उसको पता ही नहीं चल रहा था कि इसमें का
शिक्षा किस माध्यम में दिया जाए, या अंग्रेजी माध्यम में दिया जाए या तो देसी माध्यम में दिया जाए। ठीक है, तो फिर जाके जो है 1833 के अधिनियम के द्वारा एक अधिनियम आता है 1834 में, इसमें जो है मैकाले मैकाले बोल सकते हैं नीति आयोग का गठन किया जाता है। तो मैकाले का जब विधि आयोग का गठन किया जाता है तो इसके बाद 1835 ईस्वी में जो है बोला गया कि याद रखनी है भारत में शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से दिया जाएगा। किस में दिया जाएगा? अंग्रेजी माध्यम से दिया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजी का सर्वाधिक सहायता किया, मतलब अंग्रेजों का जो है सर्वाधिक सहायता किया? ये जो है ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर से थोड़ी सी बात को ध्यान दीजिएगा। 1857 की क्रांति से जो है अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और वहीं से आपका सवाल उठाया जाता है। अगर आपको यहीं पर पूछ दे कि कानपुर से किसने नेतृत्व किया था, ठीक है, आपको पूछ दे कि अवध से किसने नेतृत्व किया था, यहीं पर आपको पूछ दे दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था, आपको पूछ देगा, याद रखनी है दोस्तों, लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, यहीं पर आपको पूछ देगा झांसी से नेतृत्व किसने किया था, आपको यहीं पर से पूछ सकता है कि मेरठ से नेतृत्व किसने किया था, आपको पूछ सकता है इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था। कहाँ से? इलाहाबाद से। यहीं पर से आपको पूछ सकता है आरा जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया। रहने देते हैं। देखिए कानपुर से अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा नाना साहब ने। किसने किया था दोस्तों? नाना साहब ने। अवध से अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा बेगम हजरत महल। क्या हो जाएंगे? बेगम हजरत महल। दिल्ली से अगर बात करेगा तो ये हो जाएगा बख्त खां। कौन हो जाएंगे? बख्त खां हो जाएंगे। लखनऊ से भी बात करेगा तो हो जाएगा बेगम हजरत महल। झांसी से बात करेगा तो रानी लक्ष्मीबाई हो जाएंगे। मेरठ से अगर बात करेगा दोस्तों तो कौन हो जाएंगे? कदम सिंह हो जाएंगे। इलाहाबाद से अगर बात करेगा तो ये हो जाएगा लियाकत अली खां। क्या बोलेंगे? लियाकत अली खां। आड़ा से अगर बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना को एकदम ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे जब तृतीय दिल्ली दरबार होता है, क्या होता है? तृतीय दिल्ली दरबार आपको पता होता है कब होता है? 1911 में। 1911 में जो तृतीय दिल्ली दरबार होता है, इसमें घोषणा करता है कि भारत की राजधानी दोस्तों, जो भारत की राजधानी है कलकत्ता, कलकत्ता से स्थानांतरित करके कहाँ लाया जाएगा? दिल्ली लाया जाएगा। ठीक है, दिल्ली लाया जाएगा। तो याद रखनी है उस समय वायसराय जो थे हार्डिंग थे। जिस तरह मान के चलिए कि राष्ट्रपति अभी जो है प्रधानमंत्री सब कहाँ रहते हैं? राजधानी नगर में, दिल्ली में रहते हैं। उसी समय जो है याद रखनी है कलकत्ता में राजधानी था, तो वहाँ पर हार्डिंग रहते थे। तो वहाँ पर से जो है अपना बोरा बिस्तर समेट के ये कहाँ आ रहे थे? कलकत्ता। जब कलकत्ता जो परिवर्तित हो गया दोस्तों, तो कलकत्ता आ रहे थे कब? याद रखनी है कलकत्ता से जो है मतलब बोल सकते हैं कलकत्ता से जो है दिल्ली जो राजधानी बना वो कब बना? 1 अप्रैल 1912 को बना। घोषणा 1911 में हुआ, लेकिन बना कब? 1 अप्रैल 1912 को बना। तो ये कलकत्ता से कहाँ आ रहे थे दोस्तों? दिल्ली आ रहे थे। तो यहीं पर जो है दोस्तों याद रखनी है मतलब कि बोल सकते हैं एक जो है मतलब घोषणा किया जाता है, मतलब कि एक जो है मीटिंग किया जाता है, मीटिंग बनाया जाता है। और मीटिंग कौन बनाते हैं? याद रखनी है रास बिहारी बोस। क्या बोलेंगे? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने घोषणा किया कि याद रखनी है जैसे ही हार्डिंग द्वितीय जो है हार्डिंग जो है कलकत्ता से दिल्ली आएगा, दिल्ली पहुंचते ही उस पर क्या कर देना है? बम फेंक देना है। और इस बम कांड में शामिल कौन कौन थे? तो याद रखनी है आपका अमीर चंद हो जाएगा, बाल मुकुंद हो जाएगा, अवंत बिहारी हो जाएगा, और एक याद रखनी है बसंत विश्वास। क्या बोलेंगे? बसंत विश्वास। तो जब दोस्तों इस पर बम फेंका जाता है तो हार्डिंग जो है मरते नहीं है बल्कि जिंदा बच जाते हैं। फिर जो है इन पर मुकदमा जो चलाया जाता है इन सभी पर, इसको हम लोग बोलते हैं दिल्ली संयंत्र केस। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं दिल्ली संयंत्र केस। ठीक है, ध्यान से बातों को समझिएगा, दिल्ली संयंत्र केस के नाम से जानते हैं। तो दिल्ली संयंत्र केस में याद रखनी है अवध बिहारी, बाल मुकुंद, अमीर चंद, बसंत विश्वास सभी को जो है फांसी दे दिया जाता है। जब रास बिहारी का नाम आने लगता है तो उस समय दोस्तों ब्रिटेन का जो है विरोधी दुश्मन होता है, याद रखनी है कौन? जापान। तो ये भागकर कहाँ चल जाते हैं? जापान चल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज एकदम ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो है भगवती चरण बोरा नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? चलिए आगे की बात करेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक साईनाथ सेन था। बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर हो जाएंगे। साईनाथ सेन ने वर्ष 1905 में तुंगमेंग हुई पार्टी का गठन किया था, तो बिल्कुल ठीक है। वर्ष 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। तो यहाँ पर से तीनों का तीनों कथन सही है, तो ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था, तो ये इटली के फ्लोरेंस नामक शहर में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? इटली के फ्लोरेंस नामक शहर में हुआ था। अच्छा, इसको करने वाले कौन थे? तो याद रखनी है इटली के महान कवि दांते थे। दांते का एक टस्कन भाषा में, किसमें दोस्तों? टक्सन भाषा में एक बोल सकते हैं रचना भी किया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं डिवाइंड
कॉमेडी, ठीक है, डिवाइन कॉमेडी के नाम से जानते हैं। इसकी रचना है, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो है मतलब बोल सकते हैं नरक और स्वर्ग की घटना का विवरण दिया गया था। तो अगर पूछेगा कि पुनर्जागरण आंदोलन के पहले कहाँ पर शुरू हुआ, तो इटली के फ्लोरेंस नामक शहर में। किसने किया था, तो इटली के महान कवि दांते को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं। अगर आपको सुंदरता की देवी देखिए, सबसे जहां पर लाइट अधिक रहेगा दोस्तों, तो लाइट से क्या होता है, चमकता है। कहीं आप कपड़ा दुकान गए होंगे, अगर लाइट दे देगा तो वहां पर आप अंतर नहीं कर पाते हैं कौन अच्छा है कौन खराब है। उसी तरह जो है सबसे चमकीला ग्रह कौन होता है, शुक्र। तो शुक्र को जो है यूरोपवासी लोग क्या करते हैं, चमकने के कारण जो है इनको पूजा करते हैं देवी के रूप में। और शुक्र को याद रखनी है, भोर का तारा और शाम का तारा कहते हैं। क्या बोलेंगे, भोर का तारा और शाम का तारा भी किसको बोलते हैं, याद रखनी है शुक्र को। इसी को जो है पृथ्वी की बहन या भैगनी के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, पृथ्वी की बहन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इतना चीज शुक्र के बारे में ध्यान दीजिएगा। याद रखनी है, बुध जो है सबसे नजदीकी ग्रह है सूर्य का, और लगभग 88 दिनों में ये अपना चक्कर पूरा कर लेते हैं। मंगल एक ऐसा ग्रह है जहां पर जो है मानव निवास कर सकता है। क्या बोलेंगे, मानव निवास कर सकता है। प्लूटो जो है 2006 के पहले जो है याद रखनी है ग्रह की श्रेणी में आते थे, लेकिन अब जो है ये बौने ग्रह की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और 2006 में जो है कौन सा सम्मेलन से इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर किया, प्राग सम्मेलन से। ये सभी बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर जो है मिलान करना है, गद्दीस कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का, तो ये 2 हो जाएगा। टोंडा कहाँ का है दोस्तों, तमिलनाडु का। ये सब ज्योग्राफी में हमने बहुत अच्छी तरीके से बताया। खासी कहाँ का हो जाएगा, मेघालय का। नागा कहाँ का हो जाएगा, मणिपुर का, ठीक है। तो नागा वैसे नागालैंड का होता है, लेकिन मणिपुर ध्यान दीजिएगा। तो 2, 4, 1, 3 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे की सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। मयूरभंज खाना किसके लिए जानी जाती है। अगर हम लोग मयूरभंज खाना की बात करेंगे तो ये जो है लो एस के लिए जानी जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोयला के लिए बात करेंगे तो झारखंड का रानीगंज याद रखिएगा, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तंबा के लिए याद रखनी है राजस्थान का। अगर हम लोग बात करेंगे खेतरी, राजस्थान का खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तंबा के लिए। सोना की बात करेंगे तो याद रखनी है कर्नाटक, कर्नाटक में याद रखनी है एक है केजीएफ, मतलब बोल सकते हैं कोलार गोल्ड फील्ड। तो इसी में जो है सोना की ज्यादा उत्पत्ति होती है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा, गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी साइड में। देखिए कल अगर आप ज्योग्राफी का वीडियो देखे होंगे तो आराम से बना देंगे। देखिए गंगा नदी जो है दोस्तों उत्तराखंड के उत्तरनी हिमानी गंगोत्री हिमानी से निकलती है और इस तरह से बहती है। तो यहाँ पर जो है सबसे पश्चिम में अगर बात करेगा, ये आपका हो गया पश्चिम और ये आपका हो गया पूर्व, ठीक है। अगर हम लोग सबसे पश्चिम में बात करेंगे तो कौन सी नदी है, रामगंगा है, ठीक है, रामगंगा। उसके बाद कौन है दोस्तों, मिलती है गोमती। गोमती के बाद कौन होता है, घाघरा। क्या बोलेंगे, घाघरा। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, उसके बाद कोसी, और सबसे लास्ट में कौन सी नदी मिलती है, महानंदा। क्या बोलेंगे, महानंदा। तो आपको क्या पूछा गया है, पश्चिम तथा पूरब। तो पश्चिम में कौन हो जाएगा, रामगंगा, पूरब में हो जाएगा महानंदा। रामगंगा तथा महानंदा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। गंगा नदी की अगर लंबाई की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है, तो लिंगानुपात कहलाता है। अगर हम लोग बात करेंगे भारत की जो है लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ का है दोस्तों, सबसे अधिक की बात करेंगे तो सबसे अधिक हो जाएगा आपका केरल राज्य का। केरल राज्य का अगर लिंगानुपात की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1084 प्रति महिला पुरुष, ठीक है। और वहीं अगर सबसे कम की बात करेगा तो सबसे कम कहाँ का है, हरियाणा राज्य का हो जाएगा। हरियाणा में कितना है दोस्तों, 879 यानी 879, ठीक है। ये चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये अभ्यारण्य है और ये राज्य है। बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों, कर्नाटक में। मेलघाट कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। पखोई कहाँ पर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। ये 3 हो जाएगा। 2, 4, 1, 3 देख लीजिए कहाँ पर है, 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। देखिए अगर बात करेंगे जहाँ पर दोस्तों आदिवासी लोग रहता है, क्या बोलेंगे, आदिवासी लोग। तो आदिवासी लोग अपना जीवन यापन करने के लिए जंगल को कटाते हैं। क्या बोलते हैं, जंगल को जो है दोस्तों जलाते हैं। जंगल को दोस्तों क्या करते हैं, जला देते हैं। और जंगल को जला कर देने के बाद वहाँ पर जो दोस्तों भूमि बचता है वहाँ पर खेती करता है। और जब इस भूमि खेती का जो है दोस्तों उर्वरा शक्ति मर जाता है तो फिर जो है दूसरा जंगल ढूंढते हैं और ये प्रक्रिया इनका जारी रहता है, फिर जलाना फिर खेती करना। तो इसी को जो हम लोग क्या बोलते हैं, झूम कृषि बोलते हैं। क्या बोलेंगे, झूम कृषि के नाम से जानते हैं। और झूम कृषि कहाँ पर बोला जाता है, तो पूर्वोत्तर राज्य में। कहाँ पर दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य कौन होता है, तो याद रखनी है ये वाला जो क्षेत्र आपका है इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्वोत्तर राज्य। जैसे हो गया असम, नागालैंड, मेघालय, ये सब जो है पूर्वोत्तर राज्य है। तो पूर्वोत्तर राज्य में दोस्तों हम लोग इस खेती को क्या बोलते हैं, झूम कृषि। लेकिन वही जो है अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे झारखंड में बात करेगा तो ये करुबा कहते हैं, ठीक है। पामलू जो है याद रखनी है कहाँ पर कहा जाता है, मणिपुर में कहा जाता है।
दीपा दोस्तों कहाँ पर कहते हैं? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। और यहीं अंडमान निकोबार में भी दीपा। खील जो कहते हैं याद रखनी है हिमालय क्षेत्र में। हिमालय क्षेत्र में क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए, एक याद रखनी है, अगर आपको पूछ दे कि पश्चिमी घाट में क्या कहा जाता है, तो पश्चिमी घाट में कुमारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुमारी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज को एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अगर हम लोग सही सुमेलित की बात नहीं करेंगे, देखिए ये परियोजना है घाट प्रवाह नहर परियोजना कर्नाटक में, बिल्कुल ठीक है। उकाई नहर परियोजना गुजरात में है, ताप्ती नदी पर। घाट प्रवाह नहर जो है याद रखनी है कृष्णा नदी पर है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में पवई नदी पर है, नीरा नदी पर है। जवाई परियोजना दोस्तों तमिलनाडु में नहीं है, बल्कि जवाई परियोजना कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। और जवाई परियोजना जो राजस्थान में है दोस्तों, ये जवाई नदी पर है। किस पर है? जवाई नदी। और जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? लूनी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। किस संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया? ये 10वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 10वां संविधान संशोधन के तहत जो है दादर एवं नगर हवेली को जो है भारत में शामिल करके इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। यहीं अगर 35वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो ये 1974 में होता है। और सिक्किम राज्य को जो है क्या हुआ दोस्तों? भारत में मिला लिया गया। भारत में क्या क्या? मिला लिया गया। ठीक है, लेकिन वही 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम राज्य को 22वां राज्य का दर्जा बना गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बात पूछेगा। अगर सिक्किम राज्य को सह राज्य का दर्जा, तो 35वां संविधान संशोधन। मिला लिया गया पूर्ण रूप से, तो ये हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा एक अलग अनुसूची जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची, और इसमें दल बदल कानून को शामिल किया गया। क्या बोलेंगे? दल बदल कानून को शामिल किया गया। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। चलिए आगे की बात करेगा, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? अगर हम लोग बात करेंगे कि एक अधिनियम आया था, याद रखनी है, बोल सकते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है याद रखनी है भारत से बर्मा को क्या कर दिया? अलग कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और याद रखनी है प्रांत में जो द्वैत शासन लगाया गया था दोस्तों, प्रांत में द्वैत शासन को जो है समाप्ति किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो याद रखनी है 1935 के अधिनियम के द्वारा। और याद रखनी है केंद्र में जो है द्वैत शासन किस अधिनियम के द्वारा लगाया गया? केंद्र में अगर द्वैत शासन की बात करेगा तो ये जो है 1935 के अधिनियम के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेगा, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। गैर नागरिक मतलब हुआ विदेशी। ठीक है, तो याद रखनी है 12 से लेकर 35 तक आपको हमने कई बार बताया है मौलिक अधिकार है। तो इसमें कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ और देशी को प्राप्त है, यानी कि हम लोग को प्राप्त है, ना कि विदेशियों को। तो इसमें याद रखनी है 15, 16, 19, 29 और 30, ये ऐसे 5 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय को प्राप्त है, ना कि दोस्तों विदेशी को। ठीक है, इसके अलावा सभी दोनों को प्राप्त है। तो यहाँ पर देख लीजिए, भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ पर है? 19 में। कानून के समक्ष समानता 14 में है। अल्पसंख्यकों का अधिकार जो है 29 में है। जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार 21 में है। अब देख लीजिए इसमें जो है 19 आता है और 29, देखिए 19 एक में है और 29, यानी कि 1 और 3 जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय को अधिकार है, ना कि गैर नागरिकों को। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही, तो ये मीरा कुमार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। विजय लक्ष्मी पंडित, याद रखनी है संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला सचिव कौन थी? संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला सचिव हो जाएगा आपका विजय लक्ष्मी पंडित। शीला दीक्षित, याद रखनी है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का पहला महिला मुख्यमंत्री वाले कौन थे? शीला दीक्षित। सुचिता कृपलानी, किसी भी राज्य की पहला जो है मुख्यमंत्री बनने वाले कौन थे? सीएम, तो याद रखनी सुचिता कृपलानी। और इसका जो बोल सकते हैं ये कहाँ का था? यूपी के थे। ठीक है, यूपी के बने थे। चलिए आगे की बात करेगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे दोस्तों? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड जो है अनुच्छेद होते हैं, तो अनुच्छेद 52 में क्या है? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति पद की चर्चा है। 53 में बोला गया संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है किसमें निहित होगी? तो राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कार्यपालिका शक्ति का विवरण कहाँ पर दिया गया है? 53 में। 54 में है निर्वाचन मंडल। क्या बोलेंगे? निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल यानी राष्ट्रपति के
चुनाव में कौन-कौन भाग लेंगे? 55 में होता है निर्वाचन पद्धति। क्या बोलेंगे? निर्वाचन पद्धति यानी राष्ट्रपति का कोटा जो होता है निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से एकल संसदीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। 56 में होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको पता है कि शपथ ग्रहण से 5 वर्षों का होगा। 57 में है राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं या पुनः निर्वाचित। तो यही आपका क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन यानी एक बार अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया तो क्या वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो हाँ, बन सकते हैं। ठीक है, जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकते हैं। 58 में जो है राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, और 59 में है याद रखनी है सेवा एवं शर्तें चाहिए। ठीक है, और अगर 60 की बात करेगा तो 60 में जो हो जाएगा दोस्तों शपथ हो जाएगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो याद रखनी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और 61 में आपका क्या हो जाएगा? तो महाभियोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाभियोग हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करिएगा। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है। देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा 7वां अनुसूचित, इसमें जो है सूची के बारे में बताया गया। तो सूची कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक आपका होता है दोस्तों संघ सूची, एक आपका होता है राज्य सूची, और एक आपका होता है समवर्ती सूची। तो ये भी आपको पता होगा, जो संघ सूची होता है तो उसमें उसमें केंद्र कानून बनाते हैं। राज्य में विधानमंडल जो है राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं, और समवर्ती सूची में जो है दोनों बनाते हैं। लेकिन ऐसा कई बार कंडीशन होता है जो कि राज्य में जो है याद रखनी है, राज्य में भी जो कानून दोस्तों संघ को बनाना पड़ता है। तो वो कौन-कौन है? 249 आर्टिकल को याद रखनी है, 250 को याद रखनी है, 252 को याद रखनी है, और 200 याद रखनी है। 249, 50, 52 और याद रखनी है 254 को याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम लोग 249 की बात करेंगे, 249 में कहा गया है अगर कोई जो है राष्ट्रीय महत्व का जो है बोल सकते हैं दर्जा हो, राष्ट्रीय महत्व की चर्चा हो, तो उस पर जो है राज्य पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। ठीक है, 250 में बोलता है दोस्तों अगर किसी भी राज्य में आपातकाल लागू है, 352 लागू है, तो वहां पर जो है कौन बनाएगा कानून? तो केंद्र बनाएगा। 252 में दोस्तों क्या बोला गया? याद रखनी है 252 में बोला गया जब एक दो से अधिक विधानसभा मतलब केंद्र से संसद से जो है मतलब बोल सकते हैं कि अनुमोदित करे कि आप जो है हमारे ऊपर कानून बनाइए, तब जो है 252 के द्वारा बनाता है। और 254 के द्वारा अगर बात करेंगे, कोई भी दोस्तों बोल सकते हैं कि कोई भी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो, तब फिर भी जो है राज्य पर कानून कौन बनाएंगे? संसद बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 352 के अधीन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देश या दो से अधिक इसका अनुमोदन करे तब भी जो है ये बनाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ए एवं बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे की बात करेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया? तो 1993 में। कब लाया गया? 1993 में लाया गया। आगे की बात करेंगे, सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध है केंद्र एवं राज्य के संबंध से। ठीक है, कल भी हमने बताया सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? 1983 में। ये अपना रिपोर्ट कब दिए दोस्तों? 1988 में दिए। ठीक है, और याद रखनी है इसी के रिपोर्ट के आधार पर जो है 1990 ईस्वी में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। क्या बोलेंगे? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है याद रखनी है संविधान के 263 आर्टिकल में वर्णन किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो याद रखनी है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन इसकी बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं, बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो याद रखनी है पीएम करते हैं। ठीक है, ये सभी बात को भी ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेगा। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है तो देश की कुल जनसंख्या से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। देखिए जिस तरह दोस्तों 500 को बंद करके 500, 1000 को बंद करके 2000 को नोट लाया, फिर 2000 को बंद किया, तो अभी तक भारत में 3 बार विमुद्रीकरण हो गए हैं। एक बार हुए हैं 1946, फिर जो 1978, और फिर जो है अभी हाल ही में 2016 में किया गया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा, यहाँ पर जो है मिलान करना है। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक पूछेगा भारत में तो एम.एस. स्वामीनाथन, और पूरे विश्व में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग, और ये आपका एग्जाम में पूछा गया है। दुग्ध क्रांति पूछेगा तो ये हो जाएगा श्वेत क्रांति से संबंधित। मत्स्य पालन आपका हो जाएगा नीली क्रांति, और उर्वरक हो जाएगा भूरी क्रांति। तो यहाँ पर से हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? प्रथम पंचवर्षीय योजना हावरड डबल मॉडल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल, तृतीय पंचवर्षीय योजना गॉडगिल योजना। तो ये तीनों का तीनों कथन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे की बात करेगा अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, तो ये जो है याद रखनी है, ये जो रेखी समिति हो जाएगा दोस्तों अप्रत्यक्ष कर से संबंधित हो जाएगा। बांचू समिति की बात करेंगे तो ये प्रत्यक्ष कर से समिति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष केंद्र से समिति हो जाएगा, ठीक है। सरकारिया आयोग की बात करेगा तो ये जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। ये चीज चलैया समिति की बात करेंगे तो ये बैंकिंग से हो जाएगा, बैंकिंग सुधार से ये संबंधित हो जाएगा, ठीक है। ये सभी बात को ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया, तो 1948 में। कब किया गया दोस्तों, 1948 में दोस्तों लागू किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब डैश पर आधारित था, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित था। क्या बोलेंगे, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर दोस्तों ये आधारित था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा आवेग का विमीय सूत्र। देखिए विमीय सूत्र की बात करेंगे तो विमीय सूत्र के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए। यहाँ पर किसकी बात किया गया है, आवेग। आवेग किसको कहते हैं, कोई भी बड़ा बल है उस पर जो है थोड़ा कम समय के लिए अगर उस पर मतलब कि कम समय के लिए उस पर बल लगता है तो उसी को हम लोग आवेग कहते हैं। तो आवेग बराबर हम लोग लिख सकते हैं बल गुना समय। क्या लिखते हैं, बल गुना समय। तो बल बराबर आपका क्या होता है, तो द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। क्या बोलेंगे, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है किसके द्वारा, बल के द्वारा, गुना हो जाएगा समय। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, याद रखनी है, द्रव्यमान को क्या लिखते हैं, केजी लिखते हैं, और त्वरण को क्या लिखते हैं दोस्तों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। और समय को क्या लिखते हैं, समय को सेकेंड ही लिखते हैं। तो अब दोस्तों केजी को हम लोग क्या करते हैं, एम लिखते हैं, ठीक है। एम को क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। टी को क्या लिखते हैं, मतलब कि थीम नीचे में है तो टी ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा और गुना टी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एल हो जाएगा, और टी दो में से एक घट जाएगा तो टी -1 हो जाएगा। तो अब देखिए एम एल टी -1 दोस्तों कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। यही दोस्तों आपका आवेग का बीमा हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी का निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल अधिकतम है। अगर घर्षण बल की बात करेगा तो घर्षण बल 4 प्रकार के होते हैं। एक आपका जो है ये जो गति जो घर्षण होता है इसमें 2 प्रकार का होता है, एक लोटनिक होता है और ये एक सर्पिलाकार होता है, ठीक है। तो लोटनिक और सर्पिलाकार, जैसे लोटनिक घर्षण को हम लोग बेलन घर्षण के नाम से जानते हैं। सबसे पहले कौन होता है, स्थैतिक घर्षण होता है। सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो ये सीमांत घर्षण होता है। सीमांत घर्षण उसको बोलते हैं जो कि मतलब चलने चलने पर है वस्तु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी को एकदम याद रखिएगा। और सबसे कम पूछेगा तो वो हो जाएगा लोटनिक घर्षण, इसी को बेलनाकार घर्षण के नाम से जानते हैं। घर्षण याद रखिएगा हमेशा जो है ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है दोस्तों, ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक होता है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन किस पर आधारित है, तो याद रखनी है किरचॉफ नियम पर। इसका कहने का मतलब होता है अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक। मान के चलिए कि कोई लकड़ी का बोल सकते हैं, कोई लकड़ी का वस्तु है, ठीक है, लकड़ी का वस्तु है, और कोई जो है याद रखनी है आपको लोहा का वस्तु है। अगर आपको देखे होंगे ठंडी के दिन में लकड़ी का वस्तु अगर रात भर रह गया, मतलब बोल सकते हैं शीत में रह गया, और लोहा का बेंच है, बेंच भी शीत में रह गया, तो आप देखिएगा कि लकड़ी का वस्तु जो है मतलब कि बोल सकते हैं कम ठंडा हुआ होगा, लेकिन लोहा जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया होगा। लेकिन अगर थोड़ा-सा धूप पड़ेगा दोस्तों तो लोहा जो है उतना जल्दी हीट भी हो जाएगा, और लकड़ी जो है धीरे-धीरे, जिस तरह धीरे-धीरे ठंडा हुआ था उसी तरह धीरे-धीरे गर्म होगा। तो इसी को बोलते हैं किरचॉफ का नियम, यानी जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं वही भी अच्छे अवशोषक भी होते हैं, ठीक है। इसके कहने का मतलब यही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट कौन है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो ये ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध की बात करेंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो ओम मीटर देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय वस्तु है। अनुचुंबकीय वस्तु की बात करेगा तो यहाँ पर से आपको चुंबकीय वस्तु याद रखनी है। चुंबकीय वस्तु में 3 ही याद रखनी है। 3 में याद रखनी है आपको, ट्रिक दे देते हैं नकली। क्या याद रखिएगा, नकली याद रखिएगा। 9 से हो जाएगा आपको निकेल। क्या हो जाएगा, निकेल। क से हो जाएगा याद रखनी है कॉपर। क्या हो जाएगा, कॉपर। और ली से हो जाएगा लोहा। क्या हो जाएगा, लोहा। ये जो है याद रखनी है क्या है, चुंबकीय है। तो यहाँ पर देखिए गंधक जो है एक प्रकार का क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर आपको एक पूछा जाएगा पराचुंबकीय। क्या पूछा जाएगा दोस्तों, पराचुंबकीय। अगर पराचुंबकीय पूछे तो याद रखनी है लास्ट में यम लगा रहेगा। जैसे बोल सकते हैं सोडियम। क्या बोलेंगे, सोडियम, ठीक है। यहीं पर पूछ सकते हैं, याद रखनी है आपको पूछा जाएगा अल्यूमिनियम। क्या बोलेंगे, अल्यूमिनियम। जहां पर यम लगे लास्ट में वो आपका पराचुंबकीय हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। अब उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए
आगे की बात करेंगे प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश के पूर्ण और आंतरिक परावर्तन पर करता है। इसी पर याद रखनी है मृग मृज का, आपको पूछा जाएगा मृग मृज का जो है किस पर काम करता है, तो ये भी इसी पर काम करता है। ठीक है, तो ये सभी चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ पा सकता है, उसको किस दोष से ग्रसित होने का अधिक संभावना है। एक व्यक्ति बिना चश्मे का अखबार नहीं पढ़ सकता है दोस्तों, मतलब कि उसको नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है, इसका मतलब है कि दूर का वस्तु दिखाई देता है। जो वस्तु दिखाई देगा वही दृष्टि दोष होगा, मतलब कि इनको क्या है, दूर दृष्टि दोष है। और दूर दृष्टि दोष जब दोस्तों है, तो दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो आपको महाभारती पता होगा, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस आपका बिल्कुल राइट आंसर, ये इसको दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर बात करेंगे निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जड़ा दूरदृष्टि है, जड़ा दूरदृष्टि के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, बाइफोकल लेंस का। और अबिंदुकता के लिए, मतलब ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है इसमें पता नहीं कर पाता है, इसके लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या बोलेंगे, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है, तो मुंगेर में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, डीएनए की द्विकंडलित संरचना में उपस्थित बंध का प्रकार होता है, तो हाइड्रोजन बंधित होता है। अगर हम लोग बात करेंगे डीएनए जो है डबल हेलिक्स मॉडल है। ठीक है, तो एक आस में होता है, याद रखनी है। अगर हम लोग बात करेंगे तो एडेनिन, क्या होता है, एडेनिन, और एक आपका होता है ग्वानिन। क्या बोलेंगे, ग्वानिन होता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर से थोड़ी सी बात करते हैं, तो यहाँ पर से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो होता है, एक होता है, याद रखनी है, यहाँ पर से थोड़ा सा दोस्तों, हाँ, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इसको मिटाते हैं। यहाँ पर एक होता है दोस्तों आपको क्या, थाइमिन होता है। क्या होता है, थाइमिन, और एक होता है एडेनिन। क्या होता है, एडेनिन, और एक आपका होता है ग्वानिन। क्या बोलेंगे, ग्वानिन, और एक आपका होता है साइटोनिन। साइटोनिन होता है, साइटोकाइनिन, साइटोनिन होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे थाइमिन और एडेनिन के द्वारा दोस्तों डबल बॉन्ड होता है, और ग्वानिन और साइटोनिन के बदले जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है इन तीनों के बीच। लेकिन याद रखनी है, एक होता है आरएनए। आरएनए में दोस्तों यही रहता है, लेकिन थाइमिन की जगह पर क्या हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ यूरेसिल हो जाता है। और ये सभी जो है याद रखनी है, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। थाइमिन और एडेनिन के बीच जो है डबल बॉन्ड रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोकिन के बीच जो है याद रखनी है ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेगा, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में करते हैं, फॉर्मिक एसिड का प्रयोग करते हैं। और याद रखनी है, चींटी चींटी के डंक में दोस्तों क्या होता है, तो फॉर्मिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल कहाँ पर होता है दोस्तों, सिरका में पाया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ पर होता है, बैटरी में पाया जाता है। ठीक है, और नाइट्रिक अम्ल, जैसे हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल जो है याद रखनी है, इसको हम लोग जो है याद रखनी है, जो आपको बोटिंग करते हैं, क्या बोलेंगे, बोटिंग जो करते हैं, तो जो आपको सियाही लगाया जाता है वो इसी का बना होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मिलान करना है निम्नलिखित विलयन उसके पीएच के अनुसार। तो HCl की बात करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, नींबू का रस 2.5 हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे 13 हो जाएगा, शुद्ध जल 7 हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका होता है। अच्छा, इसका खोज कब किया गया था, 1909 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखनी है, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों में कौन सा कथन औसत है यानी कि गलत है। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे बाएं, तो ये इधर जो जाएंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा दाएं। तो आपको पता होगा इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, अधातु आ जाएगा। क्या हो जाएगा, अधातु। तो यहाँ पर देखिए तत्वों में धात्विक प्रकृति घटती है, बिल्कुल ठीक है। अगर धातु इधर है, इधर अधातु है, तो इधर जाएंगे धातु खत्म होगा, अधातु बढ़ेगा, तो ये बिल्कुल ठीक है। संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, बिल्कुल ठीक है, इधर भी बढ़ जाती है। परमाणु सरलता में इलेक्ट्रॉन को त्याग करते नहीं दोस्तों, जब बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को त्याग थोड़ी करेगा, ग्रहण करेगा। क्या करेगा, ग्रहण। तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय, बिल्कुल ठीक है। धातु दोस्तों क्षारीय होते हैं और अधातु क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए झूठा सोना किसको कहते हैं, तो याद रखनी है, हम लोग कहते हैं आयरन पैराक्साइड, आयरन पैराक्साइड। तो यहाँ पर से FeS2 हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखनी है, आयरन पायराइट्स। क्या बोलेंगे, पायराइट्स को बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेगा, कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है, तो बिहार और नेपाल की परियोजना हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे कोसी नदी कहाँ से निकलती है, ये हमने ज्योग्राफी में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। तो कोसी नदी नेपाल के गोसाइथान चोटी से निकलती है, और याद रखनी है बिहार में प्रवेश करती है, और बिहार में, उत्तरी बिहार में
जब कोसी नदी में जो है जल का स्तर का वृद्धि होता है, तो उत्तरी बिहार में जो है याद रखनी है, पूरा उत्तरी बिहार जो है बाढ़ग्रस्त से ये संभावित हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, निम्नलिखित में से कौन आरडीएक्स का दूसरा नाम है? तो ये हो जाएगा साइक्लोनाइट। क्या हो जाएगा? साइक्लोनाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, कौन सा हार्मोन लरो या उरो हार्मोन कहलाता है दोस्तों? तो ये एड्रेनलिन हार्मोन जो है, लरो या उरो हार्मोन, इसी को बोलते हैं 3F, यानी कि फाइट, फ्लाइट और फाइट, यानी लरो, उरो और भागो। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये जो है किडनी के जस्ट ऊपर रहता है, तो ये भी चीज को एकदम ध्यान देनी है। ठीक है, तो यहाँ से हमने दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन कराया। ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है? बहुत फायदा देगा दोस्तों आपको एग्जाम में, बस ये सीरीज को बनाए रखिएगा और आपके एग्जाम तक ये चलता रहेगा। 3 तारीख तक भी जिसका एग्जाम है वहां तक चलता रहेगा, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।